हाय गाइस, माय सेल्फ एलन मेरा स्वागत है आप सभी का स्कूल में। दोस्तों, आज की बात बहुत ही मजेदार है और टॉपिक भी मजेदार है। दोस्तों, बात यह है, मेरे पास किसी पेरेंट का फोन आया था जो एप्लीकेशन पर बच्चे पढ़ रहे हैं पेड कोर्सेज में। तो वहाँ लाइव क्लास थी अपने किसी फैकल्टी की, जो सर हैं जयपुर से, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं। तो उनकी शिकायत में एक पेरेंट जो है, स्टूडेंट के पेरेंट्स जो है, उन्होंने मुझे कॉल करके कह रहा है कि सर आप गलत पढ़ाते हो और आप पाड़ा व्यवहार हो। मैंने कहा सर पाड़ा व्यवहार हो मतलब कि भैंस तो ब्याती है लेकिन आप लोग तो पाड़ा व्यवहारते हो। तो अब ये मामला क्या था, बात क्या है, आप स्टूडेंट से बात करवाइए। तो स्टूडेंट से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ने थोड़ा सा हमें गलत बताया। उनको सर ने पढ़ाया था सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में जिसे अपन कहते हैं सौर मंडल, तो सोलार सिस्टम सर ने पढ़ाया सोलार सिस्टम में कि सन और उसके जो फैमिली है, सौर मंडल के परिवार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि बुध सबसे नजदीकी ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद जो है क्या अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है। इस तरह से सर ने बताया और उन्होंने बताया कि ये जो है ग्रह सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म है। सर ने बताया कि ये सबसे ज्यादा गर्म होता है और सबसे नजदीकी उन्होंने बुध को बताया। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर ने बताया कि सबसे ज्यादा गर्म वो होता है, जबकि सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो बुध होता है सूर्य के, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो सर ने हमें गलत पढ़ाया, मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, सर से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। क्लास खत्म होने के बाद में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि यहाँ पे गलत पढ़ाया जाता है। तो जब उनसे मैंने डाउट्स क्लियर किए, स्टूडेंट से जब पूछा कि शिकायत क्या है, तो उनकी शिकायत ये थी कि उन्होंने कहा कि सर बुध होता है सबसे ज्यादा गर्म, लेकिन सर ने शुक्र को जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला ग्रह बताया, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ सर से। सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैंने पूरी क्लास ली, मैंने कोई कंसल्ट किया कि नहीं किया। तो सर ने तो गलत नहीं पढ़ाया और उनके पेरेंट्स जो उनके फादर का मुझे कॉल आया, उनका पाड़ा ब्या रहा है, तो पाड़ा भी नहीं ब्यावाया, बहस ही ब्या रही थी। तो चलिए चलता हो, आज इस टॉपिक पे मैं आप सबको भी बताता हूँ कि किस तरह से कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। इसलिए कहते हैं कि अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं होती। तो स्टूडेंट ने क्लास पूरी ली, सर ने पूरा पढ़ाया है, वो एप्लीकेशन पे जो लाइव किया है उस क्लास में पूरा सही सिस्टम से पढ़ाया है, लेकिन स्टूडेंट ने पूरी बात पे ध्यान नहीं दिया और आधी अधूरी नॉलेज जो है उसने अचीव की, जबकि सर ने वहां पे पूरा पढ़ाया था। और वो आधी अधूरी नॉलेज के कारण वो कंफ्यूज होके गलत आंसर देते हैं। इसी तरह से आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो ज्ञान कभी भी अधूरा मत रखिए, ज्ञान को पूरा लीजिए। तो यहाँ पे भी यही वाला सीन है। तो मैं आपको आज सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा, और उससे पहले मैं पूरा समझा देता हूं आपको, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरे से खाली रहता है। तो हमारा टॉपिक है आज का सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये हमारा टॉपिक है। सोलर सिस्टम बोले तो सौर मंडल, ये सौर मंडल वाला। अब जैसे आप स्क्रीन पे यहां देख रहे हो सौर मंडल का, कि सौर मंडल होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये किस तरह से अपनी एक्टिविटीज करता है, किस तरह से अपने काम करता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सोलर सिस्टम का, ये पूरा फैमिली है सोलर का, सूर्य का, और इसमें किस तरह से क्या एक्टिविटी होती है और क्या फर्क होता है और क्या किस तरह से हम लोग कंफ्यूजन में कहाँ पढ़ते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं। और जनरली बहुत सीधा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में और हम सोचते हैं कि पेपर का लेवल बड़ा इजी था, लेकिन हम डेफिनेटली उसका गलत उत्तर देके आते हैं। जितना सीधा क्वेश्चन आए तो देखना उसमें कोई ना कोई सीक्रेट होगा या फिर उस क्वेश्चन में कोई बड़ा रहस्य होगा, और उसी कारण से वो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूरा होता है। आज के दौर में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो जमाना है, और उसमें अगर आप सोचते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया तो कोई ना कोई सीक्रेट है उसमें, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कंफ्यूजन होते रहते हैं और वही मारे जाते हैं लोग और ओवर कॉन्फिडेंट आके। और जब नेक्स्ट टाइम जब की आती है तो की को गलत बताते हैं, लेकिन जब उन्हें सही से एक्सप्लेन किया जाता है तो पता चलता है कि हम गलत थे, हमारी नॉलेज अधूरी रही
और जिसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरा टॉपिक याद था फिर भी हम मर गए। चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, सीधी सी बात है, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं। हमने आकाश गंगा के बारे में पढ़ा है। आकाश गंगा, आकाश गंगा बोले तो तारों का एक समूह है। बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं हमें, जो मतलब आकाश गंगा गैलेक्सी, जिसमें तारों का बहुत सारा समूह दिखाई देता है। कितने सारे तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं आसमान में। जब भी हम देखते हैं कितने ही तारे होते हैं, पूरा पूरा आसमान तारों का भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये तारे क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तारों का। देखिए तारा क्या होता है, तारा बोले तो स्टार। ये स्टार होता क्या है, स्टार जो होता है एक गैसीय पिंड मान लीजिए आप उसे, इसको क्या मान लीजिए, गैसीय पिंड। मतलब ये गैस टाइप का है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। यहां कुछ भी होता है बिल्कुल जल जाता है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद में जो गैसों का एक समूह हो जाता है, यूं मान के चलिए। और इतना ज्वलनशील होता है कि वहां किसी भी पदार्थ को अगर रख दिया जाए तो वो अपना जो है वास्तविक अस्तित्व खो चुका होता है, बिल्कुल पिघल जाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य भी एक क्या है, तारा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य भी तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा। तो सपोज दैट अगर इसके नजदीक थोड़ी सी पृथ्वी और चली जाए तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है आपने पढ़ा होगा, कितनी ज्यादा दूरी है, फिर भी ये हाल है, पृथ्वी पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब आप कहोगे कि ये तो मतलब सभी ग्रहों को चमका देता है, दिन कर देता है, उजाला करता है पृथ्वी पर, तो और तारे क्यों नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात है, और तारे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। तो तारा वो होता है जो ज्वलनशील अवस्था में होता है, जो अपनी रोशनी से खुद चमकता है और अपनी रोशनी से बाकी ग्रहों को, जो प्लैनेट्स होते हैं उनको भी चमका देता, मतलब उन पे भी वो उजाला कर देता है। जैसे पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, तो इस पर क्या करता है, सूर्य रोशनी दे देता है, दिन हो जाता है, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर दे देता है, गर्मी भी पड़ जाती है। दूसरी चीज हमारी यहाँ पे आते हैं ग्रह, क्योंकि सौरमंडल में दो चीजें हमको जनरली दिखाई दे रही हैं, ग्रह और सूर्य। इसमें उपग्रह भी शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए उपग्रह हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ग्रह और सूर्य की बात करेंगे। तो ग्रह वो होते हैं जो खुद की रोशनी से नहीं चमकते, जैसे कि पृथ्वी की खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है। जैसे कि उपग्रह में अगर लगाया जाए चंद्रमा, तो चंद्रमा की भी खुद की रोशनी नहीं है, ये सब सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। ऐसे ही बाकी जो ग्रह हैं, शुक्र बुध बृहस्पति शनि, ये जितने भी हैं, ये सब इस तारे की, इस सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। यानी कि ग्रह खुद की रोशनी नहीं होती इनके पास, ये किसी दूसरे तारे की रोशनी से चमकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये सौरमंडल है पूरा का पूरा। अब इस सौरमंडल में आप सारे चीजों को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सूर्य है और ये सूर्य के आसपास ये सारे ग्रह हैं। और ये जो दिखाया हुआ है इस पर स्क्रीन पर, ये जो दिखाया हुआ है, ये स्क्रीन पे जितना भी दिखा रखा है, सूर्य, फिर बुध और फिर शुक्र, अर्थ, ये जो दिखाया है ये डिस्टेंस के हिसाब से है कि सबसे नजदीक कौन है, सबसे पास में कौन है और सबसे दूरी पे कौन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, ठीक है। मरकरी बोले तो बुध ग्रह। ये बुध ग्रह जो है आप देख रहे हो सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे पास में भी है, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। तो आपने कहानी सुनी होगी, इंडियन फैमिलीज के अंदर होता क्या है कि एक पिता को अगर 4 संतानें हैं, 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, जितने भी हैं, तो होता क्या है कि उनका जो क्रम ऑर्डर होता है, जो उसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े की सबसे पहले शादी कर दी जाती है और वो क्या हो जाता है, अपनी फैमिली को लेकर अलग सेटल हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाता है और अलग चला जाता है।
दूसरे की उसके शादी हुई, वो भी अपनी फैमिली को आ गई, वो भी दूसरी जगह सेटल हो जाएगा, वो भी कह देगा मुझे भी अलग कर दो, मतलब सेपरेट हो जाते हैं सारे। लेकिन छोटा बेटा क्या होता है कि उसका ना तो उसकी शादी का नंबर आता है, वो मतलब अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं है, तो होता क्या है कि वो फादर पे डिपेंडेंट होता है जब तक कि वो काबिल नहीं बन जाए, उनकी तरह फैमिली से सेटल नहीं हो, पैरों पे खड़ा नहीं हो, तब तक वो किसके पास रहता है? अपने फादर के पास रहता है। और कई बार कई केसेज में होता क्या है कि वो फादर के पास परमानेंट ही रह जाता लास्ट तक, क्योंकि सारे चले गए, उनका झगड़ा खत्म हो गया, बस अकेले रह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ही थोड़ा सा यहाँ पे हम लॉजिक काम में ले रहे हैं याद रखने के लिए कि जो सबसे बड़ा जो बेटा होता है, मतलब यहाँ मान लीजिए सन इज द हेड ऑफ फैमिली, सन इज द हेड ऑफ फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। यानी कि सूर्य इस सौर मंडल का क्या है? पिता है। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सारे क्या है? ये ग्रह जो हैं ये इसके बेटे हैं। तो बुध क्या हुआ? यहां पर बुद्धाराम जो है सूर्य का सबसे छोटा बेटा है, बुद्धाराम, और सबसे छोटा बेटा है, तो ये इसके पास में ही रहता है, यानी कि इसके सबसे ज्यादा क्लोज और सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? बुद्धाराम। तो बुद्धाराम जी क्या है? छोटे छोटे बेटे हैं और अपने पिता के पास रहते हैं, सूर्य जी के पास। ठीक है, तो समझ में आ गया सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य, वो सॉरी बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब जो मेन टॉपिक था उस पेरेंट की और स्टूडेंट की जो कमी रह गई, उस पे बात करते हैं। देखिए ये बुध है, मरकरी है, और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह, मतलब जो सबसे नजदीक जो ग्रह माना गया है सूर्य के दूसरे नंबर का नजदीकी ग्रह जिसे माना गया, वो है हमारा वीनस, यानी शुक्र। अब शुक्र हमारा दूसरा नजदीकी ग्रह माना गया, तो हमारे स्टूडेंट ने और उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने हमसे शिकायत की कि आप गलत पढ़ाते हो, और उस गलत पढ़ाने का समझने का एक कमी रह गई किसमें? स्टूडेंट में। टीचर ने पूरा पढ़ाया, तो ओवर कॉन्फिडेंट कहां हुए स्टूडेंट हमारे? सभी नहीं होता है, लेकिन कोई कोई हो जाता है। तो वो भाई साहब यहां पे जाके मात खा गए। मात कैसे खा गए? उन्होंने ये तो पढ़ लिया, ये तो लगा लिया अंदाजा कि सबसे नजदीक है, तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर भी यही मरकरी पे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। लेकिन उनको यहां बात ये पची नहीं कि शुक्र पे कैसे हुआ, शुक्र थोड़ा सा डिस्टेंस में, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? तो टीचर गलत बता रहे हैं। लेकिन टीचर ने और भी बातें बताई थी, मैंने वो क्लास देखी उठा के, तो उसमें सारी चीजें मेंशन की हुई थी। उसमें था क्या? देख, बुध के ऊपर कोई वातावरण नहीं है, या किसी तरह का कोई प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है, कोई वातावरण यहाँ पे नहीं है, कोई मतलब वायु जो भी है, जो चीजें वातावरण में आती है, वो कुछ भी यहाँ नहीं है वातावरण जैसा। अब वातावरण नहीं है तो भाई साहब होता क्या है कि ये जो बुध ग्रह होता है, इस पे रात को ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, चाहे सूर्य के कितना ही नजदीक हो, फिर भी सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है ये रात के समय। और सबसे ज्यादा गर्म, मतलब दिन में सबसे ज्यादा गर्म भी हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म दिन में रहता है और सबसे ज्यादा ठंडा रात को हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा गर्म जो है सभी ग्रहों में, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा टेम्परेचर की अगर बात करें, तो वो यहां नहीं हो पाता है इस पर, क्योंकि टेम्परेचर वातावरण के अभाव में ये क्या है, जैसे ही दिन में गर्म हुआ, रात हुई, और वो उसका जो भी तापमान, जो टेम्परेचर यहाँ पे आता है जैसे गर्म होना चाहिए, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है ये, क्योंकि वहां वो चीजें मौजूद नहीं है जो उस टेम्परेचर को रोक के रखें, और ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ठंडा और गर्म दोनों काम यहाँ होते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा गर्म हो नहीं पाता है ये। लेकिन यहां क्या है, इस ग्रह पर वातावरण मौजूद है, वातावरण मौजूद है। अब इस कारण से वातावरण से होता क्या है, वातावरण का रीजन क्या है कि ये यहां वातावरण क्या भूमिका निभा रहा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपने कंबल देखा है, गर्मियों में जब हम सर्दियों में जब हम कंबल को ओढ़ते हैं, तो कंबल क्या काम करता है, हम जब उस कंबल को ओढ़ लेते हैं तो वो इतना गाढ़ा होता है कि हमारे बॉडी से जो ऊष्मा निकलती है, जो टेम्परेचर निकलता है, उस टेम्परेचर को वो बाहर नहीं जाने देता है, अपने आप में खुद से उसे ऑब्जर्व कर लेता है लास्ट, या फिर बाहर जाने ही नहीं देगा। अब वो जाने नहीं दे रहा उसे टेम्परेचर को, तो
क्या होता है, धीरे 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 जिस साइड हम कंबल के हैं उस साइड को पूरा गर्म करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हमारी बॉडी से उष्मा निकलती रहेगी, क्योंकि बॉडी से टेम्परेचर निकलता है, अब वो क्या गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम जिस कंबल को ओढ़ के सो रहे हैं उसके अंदर गर्माई आ जाती है ना, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं मुसेड़, तो मुसेड़ बन जाती है। ठीक है, अब ऐसा यहां तो बनिए मुसेड़। अब बाहर पड़ रही है सर्दी, अब सर्दी में क्या होता है, वो इतना गाढ़ा होता है कि उस सर्दी को अंदर पार नहीं होने देता है, लेकिन अगर कोशिश करती है उसमें अंदर होने की पार की, तो क्या है कि अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, आपकी बॉडी तक पहुंचने के बीच में कंबल है, कंबल के बाद जो आपकी बॉडी से जो टेम्परेचर निकल रहा है वो टेम्परेचर का एक आवरण बना हुआ है वो है, देन वो क्या वहां पे मिक्सअप होता रहता है, यानी कि आपकी बॉडी तक जो है वो पूरा का पूरा -डिग्री वाला जो टेम्परेचर नहीं जा पाता है, क्योंकि वहां पे एक आवरण है और उसको प्रॉपरली वो गर्म करता रहता है एसी की तरह, तो बॉडी को महसूस नहीं होने देगा, बॉडी तक पहुंचने ही नहीं देगा, कंबल ये काम करता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे दिन के समय यहां रोशनी पड़ी, सूर्य की किरणें पड़ी, तो ये क्या गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ का वातावरण भी क्या हो जाता है, कंबल की तरह गर्म हो जाता है। अभी जब ये गर्म हो गया, जब ये वापस यहां से ऊष्मा जाने लगी, जो गर्माहट है जो वापस रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई, वापस जाने लगी, हटने लगी यहां से, जब रात का समय आया, तो वो कंबल वाला काम कर रहा है ये पर्यावरण। अब ये पर्यावरण क्या आता है, इसको जाने नहीं देता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म रखता है। अब गर्म रख रहा है, जितने की मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ना है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना है, दूसरा दिन हो जाता है और फिर से ये तपने लगता है और इस वातावरण को और ज्यादा गर्म कर देता है। तो ऐसे करते 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 इसका क्या टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अगर यहाँ पे लोहा अगर रख दे शुक्र ग्रह पर, क्या रख दे, लोहा, आयरन, तो वो पिघल जाता है, इस जगह लोहा भी पिघल जाता है। इसका टेम्परेचर इतना हॉटेस्ट है और उसका रीजन है कि यहाँ पर्यावरण जो वातावरण मौजूद है, और ये चाहे कितना ही नजदीक हो लेकिन यहाँ वातावरण मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा हुआ, शुक्र ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज वीनस। समझ में आ गई? तो यहां तो जो हमारे स्टूडेंट की समझ में आने वाली चीज, जो कुछ चीज स्किप हो गई उसके कारण कंफ्यूजन हुआ, तो अभी आप अंदाजा मत लगाना कि बुध सबसे नजदीक है तो यही गर्म होगा, नहीं, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है और यहाँ लोअर रख दे तो वो भी पिघल जाए, इतना ज्यादा गर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी कुछ यूनिक चीजों के हम आपको और जानकारी देते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पृथ्वी यानी अर्थ। आप देख रहे हो, इसके बाद क्या आ गया, अर्थ आ गया। अर्थ एक नीला ग्रह है, ये क्या है, नीला ग्रह। इसको अगर आसमान में जाकर देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, रीजन है कि इसके 71% यानी कि 71% भाग जो पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है उस पर सबसे ज्यादा क्या दिखा है, जल है, समुद्र है। तो इस पानी के कारण, समुद्र के कारण इसका कलर जो है दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। दूसरा, इसे शुक्र की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिस्टर ऑफ, ये मतलब सिस्टर प्लैनेट्स हैं, यानी कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, मतलब ये बहन है। तो ये सिस्टर प्लैनेट्स हो गए। तो सिस्टर प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए, पृथ्वी और शुक्र, ये दोनों बहनें समझी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी के बारे में लगभग आपको नॉलेज होगा और इसमें कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। यहाँ पर्यावरण होता है, एकमात्र ग्रह है जिसपे पर्यावरण मौजूद है, वातावरण मौजूद है यहाँ का। और अब ये पर्यावरण क्या होता है, इसमें मतलब सारी गैसें, फलाना ढिकड़ा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ जन जीवन संभव है। तो एकमात्र ग्रह है जहां पर जन जीवन संभव हो चुका है, यहाँ पानी भी है, सब कुछ है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो प्लेनेट है उसकी। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा आ रहा है इस पे मार्स। मार्स आया, मार्स बोले तो मंगल। अब इसका आप कलर देख रहे हो, स्क्रीन पर देख रहे हो, ये रेड कलर का दिख रहा है। ये रेड क्यों है सॉरी, यानी लाल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है, इस ग्रह की मिट्टी कैसी है, लाल है। और अभी यहाँ एक खोज पताड़ चल रही है, और खोज पताड़ ये चल रही है कि क्या यहाँ मंगल ग्रह पे जनजीवन संभव है। तो वो एक फ्यूचर में सेटल्ड होने का एक प्लान चल रहा है। तो एकमात्र जो है ग्रह ये है जिसपे जनजीवन की संभावनाएं और जताई जा रही है कि पृथ्वी के अलावा एकमात्र और ग्रह मिला है हमें
जहाँ पे जनजीवन संभव हो सकता है। तो मंगल ग्रह की बार बार यात्राएं कर रहे हैं सभी देश और देख रहे हैं, नासा, इसरो सभी करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन जाता है आप में से। इतने आप तैयारी कीजिए, कुछ सक्षम बनिए, ताकि हो सकता है जब वहां प्लॉटिंग स्टार्ट हो, वहां जब रहना स्टार्ट हो लोगों का, तो आपका भी वहां नंबर है, तो बड़ी होड़ लगेगी संसार में कि हम भी मंगल ग्रह के प्राणी बने। ठीक है, तो एकमात्र ग्रह है जिसपे अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि यहाँ और अगर रहने की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा प्रेशर इसका कम हो सकता है पृथ्वी का। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद जो ग्रह आता है हमारा, जो प्लेनेट है मार्स के बाद, वो है जुपिटर। तो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। जुपिटर बोले तो बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह क्या है, देखिए बृहस्पति यहां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा आप देख रहे हो उसको कि ये बड़ा तो है ही, बड़ा होने के साथ साथ इसकी और भी कई खासियत है। अब वो खासियत क्या है मैं बता देता हूं। एक तो इसे क्या है, बड़ा होने के कारण कहते हैं राजा। सभी ग्रहों का क्या कहते हैं सर, राजा, यानी किंग ऑफ प्लैनेट्स। किंग ऑफ प्लैनेट्स, किंग ऑफ प्लैनेट्स कौन है, जुपिटर, यानी सभी ग्रहों का राजा कौन हुआ, बृहस्पति ग्रह। दूसरा आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पर यहां दिख रहा है कि ये जो उस पे जो आपको थोड़ा थोड़ा सा रेडिश सा जो दिख रहा है, ये लाइन से जो बनी हुई, ये क्या है। तो ये मैं बता देता हूं कि ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर लाखों वर्षों से एक तूफान चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो तूफान अभी भी चल रहा है। तो ये वो जो दिख रहा है आपको रेडिश सा, ये जो दिख रहा है इस पर आपको स्क्रीन पर, ये एक तूफान है, एक साइक्लोन है जो वर्षों से यहाँ चलता आ रहा है। इसके कारण ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए तो ऐसा ग्रह कौन सा है जहां पर तूफान चल रहा है, एक चक्रवात हमेशा से चलता आ रहा है और बहुत खतरनाक भयंकर तूफान है वो, या फिर आपसे पूछा जाए एक भयंकर तूफान कौन से ग्रह पर चल रहा है, तो आपका उत्तर होगा उसमें बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह। बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो आपको याद रखना 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना बड़ा है, ये बृहस्पति 11 गुना बड़ा है। ठीक, शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पहला बड़ा ग्रह बृहस्पति हुआ और उसके बाद में जो दूसरा बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, शनि है। अब इस शनि पे आप देख रहे हो कि ये जो एक वलयाकार एक ये बन रही है, इस पर रिंग टाइप में जो बन रहा है, ये रिंग क्या है, ये कंकड़ पत्थर और मिट्टी का ही ये कुछ आवरण सा है, जो एक इसमें जैसे जैसे रोटेशन हो रहा है उस हिसाब से ये उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है रिंग, वो रिंग कंकड़ पत्थर का एक आवरण है जो इसके चारों ओर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास यूरेनस, कौन सा है, यूरेनस, जिसे हम बोलते हैं अरुण। अब ये क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका साइज पृथ्वी से कितना, 4 गुना बड़ा है। ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, किससे, पृथ्वी से। ठीक है, यानी कि बोले तो अरुण। अब ये क्या है, ये सबसे दूर का ग्रह है, ये सबसे दूर है सूर्य से, तो इसको हम बोलते हैं नेपच्यून। अब नेपच्यून की कोई खासियत यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, बस सबसे ज्यादा दूर का ग्रह है। इसके फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, इनकी 2 तरह की एक्टिविटीज मोस्टली होती हैं। ये 2 तरह की एक्टिविटीज कौन सी होती है जो रेगुलरली चलती हैं, वो मैं बता देता हूं। एक तो इनका होता है सबसे पहले रोटेशन, और दूसरी जो इसकी इनकी एक्टिविटीज है वो है रिवॉल्यूशन। अब इसको समझ लेते हैं। रोटेशन बोले तो घूमना, घूमना बोल ले या घूर्णन, ठीक है, यानी कि अपने आप घूमना, इट मीन्स रोटेशन। ठीक है, आपने रोटर जो एक जगह घूमता रहता है, जैसे आपने देखा होगा पानी के पंप के अंदर देखा होगा, है ना,
बहुत सारी चीजों एक मतलब एक धुरी में जैसे टायर घूमता है इस तरह से रोटेट करता रहता है ना, घूमता रहता है। इट मीन्स ये रोटेशन का मतलब था घूमना, यानी कि वो एक धुरी में घूमते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक धुरी सिर्फ काल्पनिक है। ये जो एक्सिस का हम अगर जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ कोई धुरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम इमेजिन करते हैं, हम समझते हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि ये जैसे ये कोई प्लेनेट है और ये घूम रहा है ना, जो ये धुरी पे घूम रहा होगा। बट ये क्या है, ये क्या है, ये काल्पनिक है। ये हम इमेजिन करते हैं कि ऐसे घूम रहा होगा, बिकॉज ये घूम कैसे रहा है, इस तरह से घूम रहा है कुछ, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा यूं घूम रहा है, तो यूं घूम रहा है तो ये कुछ तिरछा होगा और ये इस पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हम इमेजिन करते हैं, लेकिन ये घूमने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से इसका हम एक्सिस फाइनल करते हैं, इमेजिन करते हैं एक्सिस, दूरी इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन हो गया। दूसरा रिवोल्यूशन हो गया। रिवोल्यूशन बोले तो इसका परिक्रमण। परिक्रमण क्या है, जाहिर सी बात है कि ये जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब कोई उपग्रह भी अगर होगा तो किसी ग्रह का उपग्रह, मान लीजिए हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा किसका है, पृथ्वी का उपग्रह। अब ये क्या करेगा, ये पृथ्वी के भी चक्कर लगाएगा और इनके दादाजी हैं सूर्य जी, उनके भी चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इनका काम है कि ग्रह सूर्य के लगाता है और उपग्रह उस ग्रह के भी लगाएंगे जिसके उपग्रह, और अपने दादाजी के भी लगाएंगे। मतलब ये अपने फादर के चारों ओर रहेंगे और इनके पोते हैं वो भी अपने अपने जिनका जो कोई फादर है उसके तरफ और दूसरा दादाजी की तरफ। तो ये सोलर सिस्टम का एक सिस्टम है, ठीक है। अब इनसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे दो तरह की मेजर एक्टिविटीज यहाँ पे हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन। अब रिवोल्यूशन और रोटेशन में क्या होता है कि यहाँ परिक्रमण घूर्णन क्यों होता है, इसका हम अभी बात करते हैं और क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या फर्क यहाँ पे इनसे पड़ जाता है। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये घूम रहा है, तो ये सन के चारों तरफ घूमेगा, यानी कि ये अपनी एक्सिस पर, एक इमेजिन की थी हमने एक्सिस पे, ये जैसे हम कहते हैं धुरी पे घूमना है, यानी कि एक काल्पनिक धुरी पे जब घूमता है, रोटेट करता है। रोटेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप देख रहे हो सन के जस्ट सामने वाली जगह आपको लाइट पड़ रही है, पीछे बिल्कुल डार्क दिख रहा है, वो पूरा है आपको आधा दिख रहा है, लेकिन पूरा इसलिए नहीं दिख रहा, पीछे डार्क है। डार्क इसलिए दिख रहा, अंधेरा है तो अंधेरे में पूरा दिख नहीं रहा, आपको आधा ही दिख रहा है, जहां सन के सामने का पार्ट है वो दिख रहा है। अब उस पोर्शन पे क्या हो रहा है, उस पोर्शन पे लाइट पड़ रही है, तो वहां पे दिन बन रहा है। जैसे जैसे वो रोटेट होता जाएगा, रोटेशन जैसे चलेगा, जो पार्ट सामने आता जाएगा वहां पे क्या होता जाएगा, वहां पे दिन बनता जाएगा, और बैक जो जाएगा उस पे यहाँ पर रात होती जाएगी। तो दिन और रात बनती है रोटेशन के कारण, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, रिवोल्यूशन परिक्रमण, यानी कि ये अपने इस पे, इसे कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट। जिस क्षेत्र में होके ये रिवोल्यूशन करेगा, सपोज दैट ये इधर से करेगा, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जहां जिस क्षेत्र में होकर रिवोल्यूशन इसका होगा, इट मींस ये इसको कहता है ऑर्बिट बोले तो इसकी कक्षा, क्या कहेंगे, इसकी कक्षा। अब इसकी कक्षा में घूमता है, रोटेशन भी होता जाएगा और ये घूमता जाएगा। अब इस रिवोल्यूशन से फर्क क्या पड़ रहा है, इस रिवोल्यूशन से फर्क पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हो कि सन के जैसे जैसे सामने जो पार्ट आ रहा है उस पे सन की जो लाइट है वो सीधी पड़ रही है, सीधी यहाँ पे सनरेज जा रही है, किरणें जो है सीधी पड़ रही हैं, और जैसे जैसे पार्ट ऊपर नीचे जो चला जा रहा है उस पर तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। तो किसी पार्ट पे सीधी पड़ रही है, किसी पे तिरछी पड़ती है। जब जहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी जिस पार्ट पर किसी भी प्लेनेट के, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां तिरछी पड़ रही है वहां सर्दी का मौसम होगा, यानी ठंड जैसा माहौल होगा। और जैसे जैसे आप अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो ध्रुवों पर इसी तरह से 6 महीने रात और 6 महीने के दिन इसी रिवोल्यूशन वाली प्रक्रिया के कारण होता है। तो समझ में आई, परिक्रमण के कारण क्या बनते हैं, मौसम बदलते हैं, गर्मी से सर्दी से बरसात। दोस्तों अगर आप हमारा ये जो टॉपिक है अगर YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा ऑनलाइन स्टडी एप्लीकेशन विस्कुल डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाके आप उसे डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपको कंपटीशन से लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं तक के सारे कोर्सेज, लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट, सारी चीजें इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही कम पैसों में आपको कोर्सेज भी अवेलेबल करवा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप भी वहां आके पढ़ सकते हैं।
दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर ले और लॉगिन करके कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोडिंग, वेब डिजाइनिंग भी शामिल है और सारे कोर्सेज यहाँ पर अच्छी अच्छी फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई इसी तरह की कोई आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो वो हमें जरूर शेयर करें कमेंट के थ्रू, ताकि हम उस पर आपके टॉपिक्स को रूबरू होते रहें और उसे सॉर्ट आउट करते रहें। ठीक है, बाय।